वक्फ संशोधन कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने कानून के कुछ प्रावधानों को लेकर सरकार से अहम सवाल पूछे। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कहा, काफी विमर्श के बाद बना है कानून, कल फिर होगी सुनवाई। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ 70 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई करने बैठी सुप्रीम कोर्ट की बेंच में भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और केवी विश्वनाथन के 3 न्यायाधीश थे और उनके सामने जाने माने वकीलों की बैटरी थी। वक्फ संशोधन कानून को लेकर सरकार और वक्फ दोनों को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के कई सख्त सवाल झेलने पड़े। एक्ट के कुछ हिस्सों पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतराज भी जताया। कहा, जो भी संपत्ति उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ घोषित की गई है या न्यायालय द्वारा घोषित की गई है, उसे अधिसूचित नहीं किया जाएगा। कलेक्टर कार्यवाही जारी रख सकते हैं, लेकिन प्रावधान लागू नहीं होगा। पदेन सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं, उन्हें धर्म की परवाह किए बिना नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन अन्य मुस्लिम होने चाहिए। उधर सरकार ने कहा कि ये बिल बहुत विचार विमर्श के बाद बनाया गया है। अदालत में चल रही कार्यवाही पर कई मुस्लिम उलेमा ने संतोष जताया। जो कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये बात कही है कि जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज ऑलरेडी नोटिफाइड हैं उनको डी नोटिफाई ना किया जाए। अदालती कार्रवाई से बाहर वक्फ को लेकर विवाद जारी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार प्रोवोक कर रही है। कानून पारित हो गया, सुप्रीम कोर्ट में अगर चुनौती दे रखा है तो सड़कों पे क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत में गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। माना जा रहा है कि वक्फ का ये मामला आने वाले कई कानूनों पर असर डाल सकता है। राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच मुलाकात के बाद महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या दोनों दल साथ आएंगे। सवाल यह है कि क्या राज ठाकरे एनडीए का हिस्सा होने जा रहे हैं। राज ठाकरे के घर मंगलवार को भोजन पर पहुंचे एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे को गुलदस्ता तो दिया, लेकिन दोनों नेताओं के चेहरे वैसे खिले नहीं दिखे जैसे उस वक्त दिखे थे जब शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री थे और राज ठाकरे से उनके घर मिलने पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक शिंदे और राज ठाकरे की मुलाकात का मुख्य एजेंडा आगामी स्थानीय निकायों के चुनाव में गठबंधन को लेकर था, लेकिन मुलाकात के बाद शिंदे ने बड़ी सधी हुई प्रतिक्रिया दी। ये कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं थी, लेकिन इतना मैं कहूंगा कि आज काफी चर्चा हुई, काफी दिल खोलकर चर्चा हुई। जो उनके अनुभव बाला साहब ठाकरे जी के साथ किया हुआ काम, मेरा अनुभव, हमने एक दूसरे को शेयर किया और काफी गपशप हुई। एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे के रिश्ते खट्टे मीठे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के वक्त से ही दोनों नेताओं के राजनीतिक रिश्तों में जो दरार पड़ी वो विधानसभा चुनावों तक खत्म नहीं हुई। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि जब भी राज ठाकरे बीजेपी के करीब आए हैं तो उसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा है। लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे का मोदी को साथ देना महाराष्ट्र की जनता के गले नहीं उतरा। ये महाराष्ट्र के दो बड़े नेता है और जब दो बड़े नेता मिलते हैं तो डेफिनेटली बहुत चीजों पे चर्चा होती है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि बीजेपी सीधे तौर पर राज ठाकरे को अपनाने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा वो शिंदे के जरिए एनडीए का हिस्सा होंगे तो जरूरत पड़ने पर बीजेपी राज ठाकरे की किसी विवादित राय से राजनीतिक दूरी बना सकेगी। यूपी के एक मंत्री जी प्रोटोकॉल ना मिलने से इतने नाराज हो गए कि उन्होंने डॉक्टर को किसी दूर दराज के जंगल वाले इलाके में ट्रांसफर करने का सीएमओ को आदेश दे दिया। मंत्री संजीव गौड़ ने एक दिव्यांग डॉक्टर पर इसलिए नाराजगी दिखाई क्योंकि जब वो अस्पताल पहुंचे तो उनके आवभगत में डॉक्टर बाहर खड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया। यूपी सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौड़ मंगलवार को सोनभद्र जिले में अपनी विधानसभा ओबरा के एक सीएससी पर सोलर प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। अस्पताल प्रभारी अंदर मरीज देख रहे थे, इसलिए बाहर आकर मंत्री जी का स्वागत नहीं कर पाए। इसको लेकर मंत्री जी नाराज हो गए। अभी डॉक्टर को नहीं पता था कि मैं आ रहा हूं। हमें तो नहीं लगता है कि डॉक्टर साहब को पता होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब को अगर पता होता तो इनका बिहेवियर ठीक रहता जो है कि। नाराज मंत्री के सामने डॉक्टर रवि सिंह गिड़गिड़ाते रहे, अपने दिव्यांग होने की दुहाई दी, लेकिन मंत्री जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने सीएमओ को फोन लगा दिया। नहीं, इनको बिहेवियर ठीक नहीं है जो है कि मैं आया हूँ हॉस्पिटल में, इनको कैसे मिला जाता है कि किस तरह से। मैं मिलने गया था सर आपसे।
इनकी बिहेवियर ठीक नहीं है जो है कि इसको हाँ कतई ऐसे लोग को जो है कि बाहर भेजे कहीं। इस मामले में सीएमओ ने जांच बिठा दी और कार्रवाई की बात कह रहे हैं। इस पर जो है एक एसी रैंक अधिकारी को भेजकर मैंने इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट ले जांच करा रहा हूँ और इसके दोषी खिलाफ तत्काल कार्रवाई करूँगा। फिलहाल मंत्री जी के गुस्से को लेकर उन पर कोई कार्रवाई होगी कि नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। मध्य प्रदेश में सरकार चाहती है कि विधायक पढ़ लिखकर न सिर्फ अपने क्षेत्र बल्कि देश और प्रदेश के विकास में भी और बेहतर तरीके से योगदान दें। माननीय भी मानते हैं कि पढ़ना जरूरी है, लेकिन शैक्षणिक योग्यता की ओर उनकी कोई रुचि नहीं है। मध्य प्रदेश के माननीय विधायकों को उच्च शिक्षा के लिए भोज मुक्त विश्वविद्यालय ने बुलाया। बिना क्लास जाए, बिना मास्टर जी की डांट सुने सीधे डिग्री। लेकिन माननीयों ने ऐसी बेरुखी दिखाई जैसे परीक्षा में गणित का सवाल दिख जाए। 2023 विधानसभा चुनाव के बाद जारी एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में कुल 230 विधायक हैं। 28% विधायकों की शैक्षणिक योग्यता 5वीं और 12वीं के बीच है। 70% विधायक ग्रेजुएट या इससे अधिक पढ़े लिखे हैं। हमेशा पढ़ते रहना चाहिए और इसका कोई उम्र नहीं होता। सब पढ़ने को तैयार हैं, बशर्ते किताब में फोटो हो और टेस्ट में प्रचार। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना 8वीं पास हैं। मंत्री दिलीप अहिरवार ने 10वीं तक पढ़ाई की है। एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप 12वीं पास हैं। मंत्री दिलीप जायसवाल और नारायण कुशवाहा 12वीं पास हैं। मंत्री प्रद्युम्न तोमर, नारायण सिंह पंवार भी 12वीं पास हैं। बीजेपी विधायक कालू सिंह ठाकुर 8वीं पास हैं। कांग्रेस विधायक सुरेश राजे मिडिल क्लास पास हैं। बीजेपी विधायक महेंद्र सिंह चौहान 8वीं पास हैं। बीजेपी विधायक ब्रजेंद्र सिंह यादव 8वीं पास हैं। भोज विश्वविद्यालय तो माननीयों को पढ़ाना चाहता है, लेकिन कुलपति मौन है। शायद सोच रहे हैं ये तो सवाल पूछेंगे भी नहीं, फिर परीक्षा किस बात की। इसके लिए हम लोग जैसे नई विधानसभा बनती है, एक लंबे समय तक उनके प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन करते हैं। मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती के मौके पर भड़की सांप्रदायिक हिंसा में एक नया ट्विस्ट सामने आया है। एफआईआर की कागजी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है। आरोप सीधे बीजेपी पार्षद पर लग रहे हैं। ये वही पार्षद हैं जिन्होंने जुलूस निकाला था। 12 अप्रैल को गुना में हनुमान जयंती के दौरान निकले जुलूस में माहौल बिगड़ा, लेकिन पुलिस की एफआईआर कहती है माहौल बिगाड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद जुलूस निकालने वाले ही थे। बीजेपी पार्षद ओम प्रकाश कुशवाहा पर गंभीर धाराएं लगी हैं। एफआईआर खुद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर महेश लाकड़ा की शिकायत पर दर्ज हुई। पुलिस के एफआईआर के मुताबिक जब अफसर ने जुलूस की इजाजत पूछी तो पार्षद ने जवाब दिया, पूछने वाले तुम कौन होते हो, और फिर तेज डीजे, नारेबाजी, पत्थरबाजी और हिंसा की चिंगारी भड़क गई। इस संबंध में रिपोर्टें आने पर प्रकरण दर्ज किए गए। गुना हिंसा मामले में कुल 8 एफआईआर हुई। सबसे पहले 12 अप्रैल की रात 10:56 पर बीजेपी पार्षद की शिकायत पर, जिसमें उन्होंने विक्की खान, गुड्डू खान, तौफीक खान और 15-20 अज्ञात लोगों को आरोपी बताया। अपनी शिकायत में कुशवाहा ने मस्जिद के पास जुलूस के साथ गाली गलौज हुई, धमकी दी गई, पथराव हुआ और गोली तक चली, ऐसी बातें कही। उन्होंने इस दंगे को साजिश बताया। जांच करें, जांच करने के बाद ही अगर सही निकले तो बिल्कुल बाकायदा करें। हम कोई दोषी नहीं है। हम मुस्लिम पक्ष की शिकायत पर भी एफआईआर हुई। आरोप लगभग वैसे ही एक और एफआईआर विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कार्यकर्ताओं पर शहर में घेराव को लेकर हुई। प्रदेश सरकार ने भी जो कार्य किया है, मैं समझता हूँ उस कार्य सराहनीय कार्य किया है। गुना हिंसा में कुल 8 एफआईआर हुई, 17 लोग गिरफ्तार हुए। शहर में अमन कमेटी की बैठक हुई। बस मीडिया कैमरों को दूर रखा गया। प्रभारी मंत्री से सवाल हुए तो वो मुस्कुराकर चल दिए। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक एयर होस्टेस ने अस्पताल में भर्ती होने के दौरान यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है। ये तस्वीरें गुरुग्राम के मशहूर मेदांता अस्पताल की है। यह अस्पताल फिलहाल एक गंभीर आरोप के घेरे में है, जहां एक 46 वर्षीय एयर होस्टेस ने अपने साथ यौन शोषण का आरोप लगाया है। इस एयर होस्टेस को 5 अप्रैल को सांस ना ले पाने के चलते अस्पताल में एडमिट किया गया था। उसने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 5 अप्रैल को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि 6 अप्रैल को जब वह अस्पताल में वेंटिलेटर पर बेहोशी की हालत में थी, तभी एक कर्मचारी ने उनके साथ छेड़छाड़ की और उस समय वहां पर 2 नर्स भी मौजूद थी। अस्पताल के आसपास के एरिया की सीसीटीवी फुटेज है घटनास्थल से आसपास की, वो पुलिस के द्वारा प्रॉपर तरीके से चेक की जा रही है और केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जैसे जैसे सबूत केस में आएंगे उसके अकॉर्डिंग पुलिस एक्ट करेगी। मेदांता अस्पताल ने इस पूरे मामले पर बयान जारी किया है।
ठगी के आरोपी को अपना फोन बेचना महंगा पड़ गया। कोटा पुलिस ने लखनऊ से पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। दोनों पर करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप है। केंद्रीय विद्यालय के टीचर से ट्रेडर और फिर ठगी के आरोपी बने पवन जैन और उसकी पत्नी मैना को कोटा पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। दोनों 3 साल से फरार थे। पुलिस ने पति पत्नी पर 10,000 का इनाम भी रखा था। वे लोगों के पैसे शेयर मार्केट में लगाते, उन्हें मोटे फायदे का लालच देते। शुरुआत में उन्होंने कुछ लोगों को फायदा दिया भी, लेकिन बाद में खुद भी घाटे का शिकार हो गए। लोगों को पैसा देना बंद कर दिया। जब लोगों ने पैसे मांगे, हंगामा किया तो वे फरार हो गए। हमने मोबाइल की तहकीकात की तो मोबाइल फोन दिल्ली में बिका। जब हमने उनसे पूछताछ की तो उनसे पता लगा कि ये मोबाइल हमने लखनऊ से खरीदा है। तो हमने उस मोबाइल के ईमेल आईडी और उसके पैसा लेन देन वगैरह उसके बारे में तहकीकात की तो हमें पता लगा ये लखनऊ में निवास कर रहा था। तो हमने अभी परसों अपनी टीम भेज के उसको अरेस्ट कराया। उससे दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार किया और उसके बारे में पूछताछ की जा रही है कि उनका पैसा कहाँ लगा था, कितने लोगों से धोखाधड़ी की, कितने करोड़ों का रुपए उसने हेराफेर की, जिसके बारे में अनुसंधान जारी है। कोटा से फरार होने के बाद पवन लखनऊ में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा। वहीं पत्नी सिलाई कटाई का काम करती थी। दोनों तब गिरफ्त में आए जब उन्होंने अपना एक पुराना फोन बेचा। पुलिस अब उनसे रुपयों के लेन देन की जानकारी जुटा रही है। कर्नाटका के बेलगावी पुलिस ने उस साइबर ठग को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर आरोप है कि उसने एक बुजुर्ग दंपति को डिजिटल अरेस्ट कर इतना परेशान किया कि दोनों पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली। इस ठग को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। 30 साल के जीवन राज भाई लक्कड़ को बेलगावी पुलिस ने गुजरात के सूरत से बड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया है। इसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस बुजुर्ग दंपत्ति को इतना परेशान किया कि दोनों ने तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। 28 मार्च को 82 साल के डियागो नजारत और 79 साल की उनकी पत्नी फ्लेवियाना नजारत की लाश उनके घर में मिली थी। सुसाइड नोट में डियागो नजारत ने लिखा कि मैं 82 साल का हूं और मेरी पत्नी 79 साल की। हम किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है, पैसे नहीं हैं और न ही हमारा कोई मददगार है। इसलिए हम दोनों ने आत्महत्या करने का फैसला किया है। पुलिस अगर चाहे तो जांच कर ले। सारी जानकारी मैं यहाँ दे रहा हूँ। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के नाम पर फर्जी कॉल करके इस दंपत्ति से जीवन राज भाई लक्कड़ और इसके दोस्तों ने तकरीबन 60 लाख रुपए ऐंठे। इन्होंने कर्ज लिया, गहना गिरवी रखा, तंग आकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने साफ कर दिया है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज कानून में नहीं होती। साइबर ठगों के झांसे में ना आए। दिल्ली के स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर अभिभावक दिल्ली के शिक्षा विभाग के ऑफिस प्रदर्शन करने पहुंचे। माता पिता की मांग है कि बढ़ी हुई फीस वापस हो। नए सत्र की शुरुआत होते ही दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ माता पिता का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारियों तक तमाम शिकायतों के बाद जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो दिल्ली के 15 स्कूलों के अभिभावकों ने शिक्षा विभाग के ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। स्कूलों के अंदर कमर्शियलाइजेशन किया जा रहा है। हमारी शिकायतों को हमारा गला दबाकर हमेशा दबाने की कोशिश करी गई है। आज स्कूल बैग, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, किताबें, हमारी यूनिफॉर्म, हर चीज के लेके अंदर कमर्शियलाइजेशन होता है। डीओई में भी हम सेवरल कंप्लेंट्स कर चुके हैं, सीएम के पास भी जा चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है सर, कोई एक्शन नहीं हुआ है। फीस बढ़ोतरी से परेशान अभिभावकों ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई स्कूल फीस बढ़ाने में नियम का उल्लंघन करता पाया गया तो उसे भुगतना पड़ेगा। वहीं आतिशी ने स्कूल के खिलाफ जांच का आदेश देने की मांग की है। भी स्कूलों की जिनके बारे में कंप्लेंट आ रही है, आज उन सभी को नोटिस इशू किए जा रहे हैं और उनको इसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और अदरवाइज भुगतना पड़ेगा। ये बिल्कुल साफ हो गया है कि प्राइवेट स्कूल के मालिकों के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सांठ-गांठ है। स्कूलों का व्यवसायीकरण होता जा रहा है। हर साल मनमाने तौर पर स्कूलों की फीस बढ़ रही है, लेकिन कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती। इस बीच जयपुर में प्रशासन ने स्कूल की मनमानी को रोक लगाते हुए नई गाइडलाइंस जारी की है। जरा सोचिए, एक साधारण मटके बेचने वाला कुम्हार जो महीने के 5 से 7 हजार रुपए कमाता हो और उसे इनकम टैक्स विभाग का 10 करोड़ से ज्यादा का नोटिस मिले। राजस्थान के बूंदी जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाले विष्णु कुमार प्रजापत के साथ ऐसा ही हुआ है। विष्णु कुमार प्रजापत नाम के एक कुम्हार को आयकर विभाग ने
10.5 करोड़ का नोटिस थमा दिया है। विष्णु का कहना है कि उसने कभी इतनी बड़ी रकम देखी तक नहीं और सरकार कह रही कि उसने करोड़ों का कारोबार किया है। पूरी डिटेल निकाली तो मेरे नाम से मुंबई में ये फर्जी कंपनी बना के जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा के और ये 10 करोड़ 61 लाख का ट्रांजेक्शन कर रखा है मेरे पैन कार्ड से। नोटिस में कहा गया है कि विष्णु ने सुरेंद्र सिंह बाबेल नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर भूमिका ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई और मुंबई में करोड़ों का ट्रांजैक्शन किया, जबकि विष्णु का कहना है कि वो सुरेंद्र सिंह को जानता तक नहीं। विष्णु ने ये बात इनकम टैक्स के अधिकारियों को बताई तो किसी ने सुनवाई नहीं की। परेशान होकर उसने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज करवाई। जांच में सामने आया है कि उसके आधार और पैन कार्ड का दुरुपयोग करके फर्जी कंपनी बनाई गई और उसी के आधार पर कारोबार किया गया। उसके नाम से 2019-20 में कोई कंपनी को उन्होंने अपने आधार कार्ड पैन कार्ड काम करने के लिए दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करके एक फर्म खोली गई है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि डिजिटल क्रांति के इस दौर में जब मटका बेचने वाला कागजों पर करोड़पति बना दिया जाए तो आम आदमी की पहचान और दस्तावेज कितने महफूज हैं।